गुड इवनिंग जी। राइट डाउन दी हेडिंग नोड्स। ठीक है ना, नोड्स के बारे में थोड़ा सा ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है, कुछ याद हो तो आपको। इसके बारे में कुछ बताया था मैंने आप लोगों को, जाई स्क्वायर के बारे में। जाई स्क्वायर मैंने आपको इम्पॉर्टेंट मार्क करके ये वाला पॉइंट बताया था कि जाई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, जाई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। जाई स्क्वायर आपको क्या बताता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये मैंने आपको बताया था, जाइस का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, जाई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया था? एट नोड जो जाई स्क्वायर होता है वो ज़ीरो होता है। याद आया कुछ, है ना? नोड पे जाई स्क्वायर आपका ज़ीरो होगा और नोड के अलावा किसी दूसरी पोजीशन पे जाई स्क्वायर ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, और नोड क्या होता है? ये भी एक रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है, उसे हम नोड बोलते हैं। तो लिखो, द रीजन ऑफ स्पेस, the region of space around the nucleus, the region of space around the nucleus, the region of space around the nucleus where probability of finding the electron, where probability of finding the electron is zero. The region of space around the nucleus where the probability of finding the electron is zero. ठीक है ना? न्यूक्लियस के अराउंड, बेसिकली ऑर्बिटल के अंदर एक रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है, उसे हम नोड बोलते हैं। तो नोड पे जो जाई स्क्वायर है आपका ज़ीरो होगा। नेक्स्ट लाइन से हेडिंग डालो, नोडल प्लेन। नाम से ही आपको कुछ समझ आ रहा होगा, नोडल प्लेन का मतलब ऐसा कोई प्लेन होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी। नाम से ही समझ आ रहा होगा ना आपको नोडल प्लेन, कि ऐसा कोई प्लेन होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी। तो लिखो, प्लेन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो। The plane where the probability of finding the electron is zero. ठीक है ना, एक प्लेन होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो नोड्स को ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका रेडियल नोड, ठीक है, एक होगा रेडियल नोड और दूसरा होगा एंगुलर नोड। रेडियल नोड और एंगुलर नोड, ठीक है। रेडियल नोड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? n माइनस एल माइनस वन। एंगुलर नोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सिर्फ l। ये तो जाने पहचाने से लग रहे होंगे ना, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको जाना पहचाना सा आपको लग रहा होगा। तो अगर आपको रेडियल नोड कैलकुलेट करना हो तो n माइनस एल माइनस वन कैलकुलेट कर लो। अगर आपको एंगुलर नोड कैलकुलेट करना हो तो l कैलकुलेट कर लो। अगर आपको टोटल नोड कैलकुलेट करना हो तो दिस प्लस दिस, है ना। अगर आपको टोटल नोड कैलकुलेट करना हो, टोटल नोड, तो इसको और इसको ऐड कर दो, n माइनस एल माइनस वन। इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। ठीक है, रेडियल नोड की वैल्यू क्या है? n माइनस एल माइनस वन, अभी देखा यहाँ पर। एंगुलर नोड क्या है? l से l कैंसिल हो गया तो n माइनस वन। तो टोटल नोड्स अगर आपको कैलकुलेट करना हो किसी भी सबशेल के अंदर, सॉरी किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, तो आप n माइनस वन का कॉन्सेप्ट लगा दोगे। अगर आपको नोडल प्लेन कैलकुलेट करना हो, वो भी l के बराबर होता है। ठीक है ना।
तो नोड क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड एक रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी ही ज़ीरो हो जाती है, उस रीजन में इलेक्ट्रॉन आता ही नहीं है, तभी जाई स्क्वायर मैंने ज़ीरो बताया, ठीक है ना। नोड पे जाई स्क्वायर आपका ज़ीरो होता है। जाई पे क्वेश्चन आ सकता है कि जाई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, जाई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, और जाई स्क्वायर आपको बताता क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है ना। जाई स्क्वायर आपको क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के अराउंड किसी पर्टिकुलर रीजन में, और वो मैक्सिमम ही होती है ना। बट ऑर्बिटल के अंदर नोड भी आ जाते हैं, तो नोड के केस में आपका जाई स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा। इतना समझ आ गया। चलो क्वेश्चंस करते हैं। कैलकुलेट रेडियल नोड्स, कैलकुलेट रेडियल नोड्स, कैलकुलेट रेडियल नोड्स कॉमा एंगुलर नोड्स, कैलकुलेट रेडियल नोड्स कॉमा एंगुलर नोड्स कॉमा टोटल नोड्स and nodal plane in the following, ठीक है जी। चलो 1s ऐसे हेडिंग बना लेते हैं, रेडियल नोड, एंगुलर नोड और टोटल नोड, ठीक है। 1s के लिए कैलकुलेट करना है। तो देखो रेडियल नोड के लिए क्या फॉर्मूला है, रेडियल नोड के लिए क्या फॉर्मूला है, n माइनस l माइनस 1। इसका n क्या है 1, l क्या है 0। भाई s के लिए तो l 0 होता है ना, तो 1 ऐसी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ यहाँ पे, 1 माइनस s के लिए l क्या हो जाएगा 0 और फिर 1, तो 0 ही आ गया। यानी कि 1s के अंदर कोई रेडियल नोड नहीं होता है, एंगुलर नोड भी नहीं होता है, टोटल नोड 0, यानी कि 1s में कोई नोड ही नहीं होता, ठीक है ना। ये आपने कैलकुलेट करना है सबके लिए, मतलब सबके लिए नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ उसके लिए। 2s के लिए करो, इसके लिए n की वैल्यू 1 थी, l की वैल्यू 0 थी, इसी के नीचे मैंने लिख दिया। 2s के लिए करो, 2s के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, अरे भाई क्या हो गया, n आगे लिखा होता है ना, सब शेल के आगे लिखा होता है, नहीं मैं n की n की वैल्यू 2 होती है, l की वैल्यू 0 होती है। अब आपने बस कैलकुलेशन करनी है, तो 2 माइनस 0 माइनस 1 1, यानी कि रेडियल नोड क्या है 1, फॉर्मूले से चल रहा हूँ बस मैं, ठीक है। अगर आपको एंगुलर नोड निकालना है, एंगुलर नोड के लिए क्या है फॉर्मूला, वो लिखा l, ठीक है। इसके लिए l क्या होता है 0, ठीक है। और टोटल नोड 1 प्लस 0 1, यानी कि 2s के अंदर एक ही नोड होता है, और वो कौन सा नोड होता है, रेडियल नोड होता है, ठीक है। आगे है 2p, 2p के लिए n की वैल्यू 2 होती है, l की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहीं पर एक फॉर्मूला इसका इसी का लिख देता हूँ, n माइनस l माइनस 1, और ये है आपका सिंपली l, और ये है सिंपली n माइनस 1, ठीक। आगे देखो 2 माइनस 1 माइनस 1, सही है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलाऊँ मैं, 0 आ गया, मतलब 2p में कोई रेडियल नोड नहीं होता, 2p में एंगुलर नोड होता है, क्योंकि l की वैल्यू क्या है 1। टोटल नोड के बारे में बात करूं 1, ठीक। अगला क्या है 3s, 3s करो आप, 3s करो, 3d करो, थ्री एस के लिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाऊंगा 3 माइनस 0 माइनस 1, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। आंसर आया 2, यानी कि 3s के अंदर 2 रेडियल नोड्स हैं। एंगुलर नोड के बारे में बात करें 0, टोटल नोड के बारे में बात करें 2। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं ना, इनके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ बस,
ठीक है, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। अगला क्या है 3D। अगला क्या है 3D। n की वैल्यू क्या है 3, l की वैल्यू 2 है ना। d के लिए l की वैल्यू 2 होती है। फॉर्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है 3 - 2 - 1, 3 - 2 - 1 0। 3D में कोई रेडियल नोड नहीं होता, एंगुलर नोड होता है, हाँ 2 होते हैं। ठीक है, टोटल ऐड कर दो, टोटल कर दो, 2 आ गया आंसर। 3D के बाद आप करो 4F। 3D के बाद करो आप 4F। 4F 6P। मैं ये वाला 1S वाला रब कर रहा हूँ। फोर एफ करना है, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3। ठीक है ना, तो 4 - 3 - 1 0 ही आ गया। इधर कितना आ गया 3, इधर कितना आ गया 3। ठीक है, और उसके बाद है 6P। उसके बाद है 6P। ठीक है, 6P के अंदर n की वैल्यू 6 कर दो, l की वैल्यू 1। 6 - 1 - 1 कितना आ गया 4। 6P के अंदर 4 रेडियल नोड्स, 1 एंगुलर नोड्स, 5। ठीक है, NCERT निकाल लो। बताएं आप मुझे, लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या क्या कर लिया था आप लोगों ने? लास्ट क्वेश्चन कौन सा करा था इसमें एक्सरसाइज का? आपने टिक कर रखा होगा। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपने कौन सा करा था? टिक नहीं करते आप? 2.6 नहीं करा हमने? तो बता सकता है, क्योंकि मुझे याद नहीं। अरे मतलब क्लास में कौन सा कराया था ये पूछ रहा हूँ। वेरी गुड, कॉपी में देख लो अपनी एक बारी। टिक तो मारना चाहिए ना आपने, कौन सा क्वेश्चन कर लिया कौन सा नहीं करा। ये वाले आपने कराए थे, 4 हो गए थे। लाओ इसके बाद आपने कराए नहीं थे, कहा था कर लो। चलो 2.6 करना है, एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6। आप नोट का एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, करना चाहते हो तो देखो, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, और वेव नेचर शो करता है तभी उसका वेव फंक्शन है ना। जब वो वेव नेचर शो कर रहा है तभी उसका वेव फंक्शन है। तो ये आपका क्रस्ट है, ये आपका ट्रफ है, क्रस्ट है, ट्रफ है, एंड सो ऑन, है ना। नोड पे जो वेव का फेज होता है ना, वो अपोजिट हो जाता है नोड पर। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे वेव का फेज पे क्या था, पॉजिटिव। जैसे ही नोड आया क्या हो गया, नेगेटिव। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, अगर वेव के फेज के अकॉर्डिंग बात करनी हो तो। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है तो वेव नेचर ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, ये वेव का पॉजिटिव फेज है, ये नेगेटिव फेज है। नोड पे फेज ही इन्वर्ट कर जाता है, तो इस पॉइंट पे आपका पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, फिर ये नोड आ गया, फिर ये नोड आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है जी, 2.6 करना है। अब फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एनर्जी ऑफ, बुक नहीं आपके पास? इधर बुक नहीं है ना। टिक करते रहना भाई, ठीक है। ये बड़ी गलत बात है, आप लोगों के ना एनसीईआरटी में मार्क नहीं करते, पता नहीं लगता क्वेश्चन कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ। फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन्स। फोटोन्स की एनर्जी आपने फाइंड करनी है। 2 केसेस है, मतलब दोनों केसेस में फोटोन्स की एनर्जी फाइंड करनी है। पहला केस
कॉरस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, 2.6 है ना? अबे बोलो मुंह से। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको कितनी? 3 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है ना? हर्ट्ज, सेकेंड इनवर्स, साइकिल पर सेकेंड एक ही बात है। हर्ट्ज, सेकेंड इनवर्स, साइकिल पर सेकेंड एक ही बात है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर -34। फ्रीक्वेंसी इज 3 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना आप लोगों ने। 3 6 18, 1 3 2 6 7, फिर 18 1 19। तो आपका आंसर आ जाएगा 19.878 इंटू 10 की पावर 34 में से 15 गया 19 -19। ठीक है, एक डेसिमल को शिफ्ट करूंगा, 1.9878 इंटू 10 की पावर। आप इधर लेके जा रहे हो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा -18 और यूनिट होगी जूल्स। ये पहला पार्ट हो गया। करो दूसरा पार्ट जल्दी से, बोलो। जब भी हम लैम्डा या फिर न्यू निकालते हैं एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करते हैं। नहीं, आपने हमेशा नहीं मेरे भाई, हर्ट्ज इज सेकेंड इनवर्स या साइकिल पर सेकेंड। आपने एंगस्ट्रॉम आपने हमेशा ऐसा यूनिट में निकालना है। वो मैंने आपको डिफरेंट वेरिएशंस के फॉर्मूले सिखाए थे। तो ऐसा यूनिट हर्ट्ज में निकलती है नहीं मेरे भाई, देखो फॉर्मूला ये रहा, एनर्जी आपकी जूल्स में आएगी, ये जूल सेकंड में है तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड में आएगी। सेकंड इनवर्स इज हर्ट्ज, साइकिल पर सेकंड या सेकंड इनवर्स ये हर्ट्ज ही होता है। ठीक है, तो अगर एनर्जी जूल्स में होगी, प्लैंक्स कांस्टेंट जूल सेकंड में होगा, तो ये ऑटोमेटिकली सेकंड इनवर्स में आएगा। ठीक है, अगला पार्ट क्या है इसका? अब की बार वेवलेंथ पकड़ा दी है। लैम्डा इज इक्वल टू 0.50 एंगस्ट्रॉम, सही बोला मैंने? ठीक है, हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के इक्वल होता है? 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल होता है। तो लैम्डा आपका हो जाएगा 0.50 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना, वैसे मत करो, कर लो ना करो, मर्जी है, हो जाएगा वैसे इससे भी। ठीक है, ये मैंने मीटर में कर दिया। फॉर्मूला वही यूज़ होना है, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। सारी वैल्यूज़ एंगस्ट्रॉम में रख के करो तो दूसरा फॉर्मूला यूज़ करो, वो सिखाया था मैंने, 12400 डिवाइड बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम। बट वहाँ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही थी, यहाँ मैं जूल्स में निकाल रहा हूँ। आपने ऐसा यूनिट को पहले प्रायोरिटी देनी है, अनलेस क्वेश्चन में कुछ बोला ना जाए। H की वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10 की पावर -34। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा आपका है 0.50 इंटू 10 की पावर -10। आपने इसे सॉल्व करना है, जिसमें से ये वाला मल्टीप्लिकेशन तो हमने सीख ही लिया, ऊपर ही लिखा हुआ है 19.878। ठीक है, इधर हो जाएगा 34 में से आप रुको, ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। 34 में से आप 18 घटा दो, 16 ना, 18 30 16 आ जाएगा ना, माइनस का 16 आएगा। अब आपका बचा ये 0.50। ऊपर लगा दोगे तो 2 इसके लिए कह रहे हो? में से 2 पॉइंट हटा दो और ऊपर लगा। हाँ, इसके लिए कह रहे हो ना? ये हटा दिया, ये लो, सही, ठीक है ना? जिसमें से ये तो ऐसे ही हट चला गया, आपका 2 आ गया। इसको यहाँ क्या 19.8
7 8 2 2 8 ज़ा 16 1 15 1 17 1 19 1, ये आ रहा आंसर। ठीक है, 39.756 इंटू 10 की पावर -16। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे आंसर। मनन तुमने कर लिया है? एनर्जी इज इक्वल टू 3.9756 इंटू 10 की पावर -15 जूल्स। चलो 2.6 डन, टिक कर दो। 2.7 करो। पॉज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.7, कैलकुलेट द वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी न्यू, वेव नंबर न्यू बार ऑफ अ लाइट वेव whose पीरियड, टाइम पीरियड इज 2 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड। कुछ याद है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी। 1 इससे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। टी कितना है? 2 इंटू 10 की पावर, अब तो ये फ्रीक्वेंसी तो है न्यू, -10, ये फ्रीक्वेंसी तो है मेरे भाई। मैं अब तो रेगुलर भी आ रहा हूँ। ये फ्रीक्वेंसी है, उधर एफ लिखा होगा मैंने, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी। 1 बाई टी इज दिस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गई। कहीं फ्रीक्वेंसी निकालना भी है तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर, इधर जाएगा माइनस प्लस। रुक जाओ 2 मिनट। 5 इंटू 10 की पावर में 10 है। 5 इंटू 10 की पावर में 10, क्योंकि अगर 10 ऊपर लिखोगे तो 2 से डिवाइड करोगे। पॉइंट इधर जाएगा प्लस -11। अरे हाँ, प्लस है ना ये, इधर जाएगा 9। यस, 9। यार तुम मुझे ना कैलकुलेट करने दो। हवाबाजी में ना कैलकुलेशन होती नहीं है। अब इधर जाएगा प्लस माइनस, सही तो बोल रहा था मैं। बहुत ज़्यादा ही आ गई फ्रीक्वेंसी तो। चलो अगला, इसमें क्या पे आटे और फ्रीक्वेंसी निकाल ले, वेवलेंथ और वेव नंबर। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, हमें लैम्डा निकालना है। C बाय न्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, 5 इंटू 10 की पावर 9, 3 बाय 5 10 की पावर -1। इसे सॉल्व करना है। यही आ रहा है 6 इंटू 10 के -2 मीटर। अब वेव नंबर निकाल दो। ये लैम्डा आ गया। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, 1 बाय 6 इंटू 10 की पावर -2। करो सॉल्व जल्दी से।
आपने राउंड ऑफ कर दिया, मैंने राउंड ऑफ नहीं करा बस। 2.7 डन हो गया। 2.8 2.8 करना है अब। टू 2.8 करना है अब। What is the number of photons of light? आपने नंबर ऑफ फोटोन्स फाइंड करने हैं विद अ वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर। लैम्डा आपको दे रखा है 4000 पिकोमीटर, और हमें पता है 1 पिकोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, 10⁻⁻12 मीटर। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4000 इंटू 10⁻⁻12, दैट इज़ 4 इंटू 10⁻⁻7, नहीं सॉरी -9, ठीक है, मीटर हो गया। लैम्डा तो आ गया। और क्या बोला इसने? What is the number of photons of light with a wavelength of 4000 picometer that provide 1 joule of energy? मतलब सभी फोटोन से आपको 1 जूल की एनर्जी मिल रही है। ये इजी है क्वेश्चन। सुनो सुनो सुनो, सभी फोटोन से, जितने भी फोटोन्स है उसका नंबर ऑफ फोटोन्स मुझे नहीं पता, लेट्स से n है नंबर ऑफ फोटोन्स, तो n फोटोन से आपको 1 जूल की एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, मतलब टोटल एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। और उसने एक फोटोन की वेवलेंथ भी दे रखी है। तो एक जितने भी नंबर ऑफ फोटोन्स हैं उसको आप अभी n मान लो, तो n फोटोन से आपको 1 जूल की एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, मतलब टोटल एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको एक फोटोन की वेवलेंथ भी दे रखी है, तो एक फोटोन की वेवलेंथ से एक फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। टोटल एनर्जी दे रखी है n फोटोन्स के लिए, उसको डिवाइड कर दो एक फोटोन की एनर्जी से, तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। ठीक है ना? आपको टोटल एनर्जी दे रखी है 1 जूल, आपको टोटल एनर्जी दे रखी है 1 जूल, और आपको एक फोटोन मतलब जो भी रेडिएशन है उसका वेवलेंथ आपको दे रखा है। तो उसको यूज करके मैं एक फोटोन की एनर्जी निकाल लूंगा, EHc बाय लैम्डा। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻9, ये एक फोटोन की एनर्जी आ गई। तो आपको निकालने हैं नंबर ऑफ फोटोन्स, तो उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे, आई मीन टोटल एनर्जी को अगर आप डिवाइड कर दोगे एनर्जी ऑफ 1 फोटोन से, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन से, तो आपको n मिल जाएगा। टोटल एनर्जी इज 1 डिवाइडेड बाय दिस, तो 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8, और ये ऊपर चला जाएगा ना, 4 इंटू 10⁻⁹। बस इसे सॉल्व करना है आपने। ये नीचे आएगा ना, मैं जब पूरे को इधर डिवाइड करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, नंबर ऊपर चला जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है आपने। अच्छा, कर लिया आपने इतनी जल्दी? क्या आंसर आ रहा है? 2 इंटू 14। जी सही है आंसर, बताना, क्रॉस चेक करें कोई। टू इंटू 10 की पावर, चलो एक बार वेट कर लेते हैं। हाँ जी, 2 इंटू 10 की और 16 आ रहा है, कन्फर्म्ड। पीछे भी ये आंसर है। इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेशन करी बाय द वे? कैलकुलेशन सर इतनी प्रैक्टिस की थी 10 साल बाद।
10 सालों बाद इतनी प्रैक्टिस की थी कि 10 साल तक प्रैक्टिस की थी। चलिए 100 का फर्क। 2.7 डन, 2.8 डन, 2.9। अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, लैम्डा आपको दे रखा है। कोई फोटोन है जिसका लैम्डा आपको दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, दिस इज 2.9। लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, कोई फोटोन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हो जाएगा। अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, कोई फोटोन है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, वो मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, मेटल सरफेस स्ट्राइक कर रही है। और आगे क्या दे रखा है, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W नॉट आपको दे रखा है मेटल का 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या है आगे, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन, आपने फोटोन की एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहां लिख लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी है, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, और क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन, ये तो उसने बोला ही नहीं किस में निकालना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उस एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, इसकी यूनिट स्पेसिफाई नहीं करी इसने, तो जूल्स में भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हो। थर्ड, द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी निकालनी है, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो उसकी वेलोसिटी तो आप तभी निकाल पाओगे जब ये निकालोगे, जब काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², वहाँ से भी निकल जाएगा। ठीक, स्टार्ट करो, स्टार्ट डूइंग। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है ना। अच्छा, तुम गाँव गए थे ना, और जाओ। याद नहीं है कहाँ तक, हाँ 15 तक तो है, कल नहीं परसों, 15 तक तो है। राइट नाउ ही इज ऑन क्लाउड नंबर 9। हाँ, मतलब बहुत खुश हो तुम अभी, मैं आ रहा हूँ ना, रेगुलर आ रहा हूँ संडे चलो इसे करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, पहला पार्ट करते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो इसका एक फॉर्मूला भी कराया था ना मैंने आप लोगों को, एनर्जी इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये वाला लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। डायरेक्ट ये वाला यूज़ कर लो, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि आप एनर्जी जो नॉर्मल फार्मूला आप लोगों ने सीखा है, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, सीधा सीधा इसमें वैल्यू डालो, एनर्जी आपकी जूल्स में आ जाएगी, फिर उसको कन्वर्ट कर दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। उसने रिलेशन भी दे रखा है ब्रैकेट में, अगर आप क्वेश्चन में देखो ब्रैकेट में दे रखा है आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻90 जूल, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, ये करना है तो आपको लैम्डा को कन्वर्ट करना पड़ेगा एंगस्ट्रॉम में, इसको करना है तो जब एनर्जी आ जाएगी फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻34, सी क्या है 3 इंटू 10⁸, लैम्डा क्या है 4 इंटू 10⁻⁻7। यही वाला नंबर आ गया, नहीं उधर 9 था, सॉरी उधर 9 था। ठीक है, ठीक है, ये एनर्जी जूल्स में है, ये एनर्जी तो जूल्स में है ना, मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो इट्स बेटर यहीं डायरेक्ट लिख दो आप 1.6 इंटू 10⁻19, है ना, डिवाइड करेंगे ना, तो इसे आपने सॉल्व करना है बेसिकली, इसे आपने सॉल्व करना है बेसिकली।
22 नहीं आ रहा। ये गलत नहीं है, ऊपर न्यूमिनेटर में कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं है। 1.6 भाई मुझे डाउट तो लग रहा है, तुम पे शक हो रहा है, तुम पे शक हो रहा है मेरे को। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.2 सर सीधा वो वाले फॉर्मूला में पुट करता हूँ। 4000। हाँ ये भी ठीक था। इधर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये एक तो ये मेथड हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -7 है ना, ये मीटर में है, इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, सिखाया था मैंने आपको। इधर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -10 हो जाएगा। ये इसके साथ जोड़ दो 4000, ठीक है, आपका आंसर आ गया 4000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ सीधा पुट करो 12400 डिवाइडेड बाय 4000, ये 2 0 तो ऐसे ही चली गई। नहीं शक तो तुम पे मुझे अभी भी है, नहीं इसका गलत आएगा। शक तो मुझे तुम पे अभी भी है। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, दोनों मेथड आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों मेथड आपके सामने लिखे हुए हैं। अरे 19-20 का फ़र्क आएगा मेरे भाई। ये जो नंबर था ना, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं था, ये अप्रॉक्सीमेशन लेने के बाद आया हुआ था, वरना इसके बाद भी आगे तक नंबर जा रहे थे, ठीक है। तो दोनों मेथड को यूज़ करते हुए एनर्जी निकाल ली है और पहला पार्ट हमने कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। वर्क फंक्शन हमें दे रखा है, देखो कितना इजी हो गया मेरे लिए कितना इजी हो गया। जो इंसिडेंट फोटोन था मेटल के ऊपर, जो आप फोटोन स्ट्राइक करा रहे थे, उसकी एनर्जी ये रही। इधर देखो मेटल पे जो आप फोटोन स्ट्राइक करा रहे थे, उसकी एनर्जी ये रही, वर्क फंक्शन ये रहा। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते थे, याद आ रहा है कुछ? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो 3.1 माइनस 2.13 कितना आ गया? सर 10 एक सर एक मैं कह रहा हूँ ना भाई, इस पे मेरे को पूरा डाउट है। इतना आसान है। इनमें से 3 गया है, क्रॉस ले लो, एक आएगा। ये आपका 0 हो गया 3.1 माइनस 1। 0.97 आ रहा है। सर अप्रॉक्स तो होना है ना। सब जगह ये अप्रॉक्स लेते रहो ना। अच्छा टीचर बॉक्स अप्रॉक्सीमेट देगी। 99.9। बट ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, क्वेश्चन में कहीं बोला भी नहीं गया है जूल्स में निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, तो उसको डब्बे पे यहीं बंद कर देते हैं। 2 पार्ट हो गए, ठीक है। तीसरे पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बट प्रॉब्लम ये है कि ये वाली काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये फॉर्मूला उतार लो भाई, तुम उतार लो, कल का भी उतार लो, कल का भी उतार लो। ये वाला जो फॉर्मूला है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जूल्स में है, ऊपर आइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी 0.97 जूल्स में करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19। m की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v के लिए सॉल्व करना है, करो। हाफ इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -19 इंटू v² 0.97 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 v² 2 इंटू 0.97 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 की पावर -19। इसका अंडर रूट निकालना आप लोगों ने। 2.9 के बाद 2.10 करना है।
2.10 करना है इसके बाद। ऑप्शन 5 करेंगे। तो ये कौन है? 4 मुझे 1 4 कहाँ यहाँ करेंगे 4 यहाँ करेंगे 2.10 आ गया आंसर, घर पे कर लेना। 2.10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है 242 नैनोमीटर। लैम्डा इज इक्वल टू 242 नैनोमीटर, ठीक है। माइनस का 9। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम। मतलब ये जो एनर्जी है ये बस इतनी ही है कि ये एटम को आयनाइज कर रहा है बस। मतलब सोडियम एटम को जितनी एनर्जी चाहिए ना उतनी ही प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। ये इस तरीके से हो गए। हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। स्टार्ट करते हैं। ये आपको लैम्डा दे रखा है, इसको यूज़ करके एनर्जी निकाल दोगे और यही एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होगी। वर्क फंक्शन बेसिकली क्या होता है? एक काइंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी तो है, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हैं। 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। h इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34। c इज 3 इंटू 10⁻। एक शॉर्टकट तरीका चलो कर लो अब इससे, इसके बाद बता दूंगा। लैम्डा इज 242 इंटू 10⁻⁹। ये एनर्जी आएगी जूल्स में। हाँ वो वही वाला तरीका मैं बोल रहा था। हाँ मैं वही वाला तरीका बोल रहा था। अब इससे भी देख लो, उससे भी समझ लो, ठीक है। ये वाली जो एनर्जी है जूल्स में है, इसको किलो जूल्स पर मोल में करनी है, ठीक है। ये वाली एनर्जी जो है जूल्स में है, इसको किलो जूल पर मोल में करनी है। तो किलो जूल में करने के लिए क्या करूं? 1000 से जूल को किलो जूल में करने के लिए क्या करूं? 1000 से डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं? हाँ 34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 242 इंटू 10⁻⁹ 1000 से डिवाइड कर दिया। ये किलो जूल्स में हो गया। और हमें पर मोल चाहिए तो एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 6.022 इंटू 10⁻23। इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा किलो जूल पर मोल में। एक तरीका और है, वो इससे शॉर्ट लग रहा है मेरे को, मतलब कैलकुलेशन वाइज भी इजी लग रहा है, ठीक है। आप लोगों ने पहले तो लैम्डा को कन्वर्ट करो एंगस्ट्रॉम में। 242 इंटू 10⁻⁹, ये तो मीटर में है। मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻10 और 0 इधर एब्जॉर्ब करवा दो। तो 2420 इंटू 10⁻⁻10 मीटर 2420 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फिर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू 12400 बाय लैम्डा। ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होता था, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती थी, ठीक। 12400। हाँ जी बोलो। हाँ तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट लिख दो। चलो एक और यहीं पर स्टेप ऐड कर रहा हूँ। 96 हमने पढ़ा नहीं था? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
मैं क्या कर रहा था, एनर्जी निकाल के कैलकुलेट कर रहा था, सॉरी कैलकुलेट करके कन्वर्ट करता। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल, ऐसा कुछ आप लोगों ने सीखा था। तो ये वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो अगर मैं इसको 96 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये किलो जूल पर मोल में हो जाएगी। ठीक है, लैम्डा आपने निकाला है 2420, बस इसे सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ज़्यादा शॉर्ट लगा ना? सर मेरे को पता नहीं है, ठीक है, यानी कि बस इसका एनर्जी का वाला 4 × 10 की पावर में 33। आपका आंसर आ गया? देख लेते हैं, देख लेते हैं। ये तो इजी कैलकुलेशन है, जल्दी हो जाएगा। कहाँ कट रहा है? दोनों मेथड बता दिए मैंने भाई, दोनों कॉपी कर लो, पेपर में जो इजी लगे कर लेना, पता चले तुम्हारी मैम को समझ ही ना आए क्या कर दिया। इट्स बेटर है कि ये कर लेना, मतलब मैं किसी को वो नहीं कर रहा कि उनको नहीं होता है, कभी कभार कुछ चीज़ें नहीं पता होती। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है। That's all for today, and for more chemistry related videos subscribe my channel and share also. Thank you.